नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का ये हमारा 23वां एपिसोड है, 23rd एपिसोड है और आज हम बात करेंगे स्टैनिस्लॉवस्की के द्वारा अभिनय में प्रयोग की जाने वाली आंतरिक प्रेरक शक्तियों की इंटरनल मोटिवेशनल फैक्टर। इस विषय में स्टैनिस्लॉवस्की का मानना और कहना है कि आंतरिक प्रेरणा शक्तियों में सबसे पहला स्थान भावना का होता है। भावनाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। प्रत्येक अभिनेता को अपनी भूमिका का अनुभव करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप तत्काल उसके भीतर के सारे तार समन्वित रूप से झंकृत हो उठते हैं। उसके अंदर एक क्रिया शुरू हो जाती है, क्रिया शुरू हो जाती है। वो उसके हाथ, पैर, दिमाग और वो सब लाइनें जो हैं वो सारी मतलब सिंक्रोनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। अभिव्यक्ति का सारा शारीरिक उपकरण सक्रिय हो उठता है। स्टैनिस्लॉवस्की ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दुर्भाग्य से भावनाओं को खोजने का कोई मार्ग नहीं है और ना ही वे आदेश लेने को तैयार होती हैं। इसलिए तुम यानी अभिनेता अपना कार्य तब तक आरंभ नहीं कर सकते जब तक कि उसकी भावना अपने आप सक्रिय हो उठे। स्टैनिस्लॉवस्की ने आगे बताया कि आंतरिक प्रेरणा शक्तियों को जगाने में दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है कल्पना। फिर वे स्वयं कक्षा के छात्रों को ही बोले कि किसी वस्तु की कल्पना करो और मुझे अपना रचनात्मक उपकरण सक्रिय करके दिखाओ। एक छात्र ने कहा, क्या कल्पना करूं? इसके लिए मुझे कोई वस्तु की आवश्यकता है। किस प्रकार का अनुमान? उन्होंने ये प्रश्न किया, कहाँ मिलेगा? तब वान्या नामक छात्र ने कहा कि उसका सुझाव मन देगा या बुद्धि देगी, और मन और बुद्धि फिर क्या करेगी? उसको आगे की तरफ ले जाएगी सुझाव देकर। दूसरा सूत्र है वही रचनात्मक का आरंभ है और उसका मतलब बुद्धि उसका निर्देशन भी करती है, मन और बुद्धि। परंतु एक छात्र ने पूछा, क्या कल्पना को प्रारंभिक प्रेरणा शक्ति का सूत्र नहीं माना जा सकता? तब स्टैनिस्लॉवस्की ने बताया, कल्पना को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर आपकी कल्पना जागृत भी होगी तो उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। एक छात्र ग्रीशा ने स्टैनिस्लॉवस्की से पूछा, क्या ध्यान के विषय में आपका क्या कहना है? स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा, चलो हम उसका अध्ययन करते हैं। ध्यान के अंतर्गत क्या क्या कार्यों को रखा जा सकता है? छात्रों ने मिलजुल कर कहा, ध्यान भावनाओं, मन, कल्पना और इच्छा शक्ति के कार्यों को आसान बनाता है। कौन? ध्यान। ध्यान विचारक या प्रतिबिंबकर्ता के समान है। ध्यान विचारक या प्रतिबिंबकर्ता के समान है। वह किसी चुने हुए विषय पर अपनी किरणें डालता है और उसमें हमारे विचारों, भावनाओं तथा इच्छाओं की रुचि उत्पन्न करता है। स्टैनिस्लॉवस्की ने प्रश्न किया, कौन उस वस्तु की ओर संकेत करता है? छात्रों ने अलग अलग जवाब थे। किसी ने कहा मन, किसी ने कहा कल्पना, किसी ने कहा प्रदत्त परिस्थितियां, प्रोवाइडेड सर्कमस्टेंसेस, किसी ने कहा एम, उद्देश्य। फिर स्टैनिस्लॉवस्की ने पूरी कक्षा के छात्रों को निर्देश दिया और कहा कि उस पागल आदमी के प्रसंग को फिर से प्रस्तुत करो। स्टैनिस्लॉवस्की ने एक एक्सरसाइज कराई थी विद्यार्थियों से, जिसमें उन्हें कहा गया था कि एक पागल का छूट गया है, वो बड़ा खतरनाक पागल है और वो आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो वो जो पागल है वो आपके इस रिहर्सल हॉल में आने वाला है। तो ये जो उन्होंने पहले एक्सरसाइज कराई थी वो उसी को उन्होंने वापस करने के लिए कहा। पहले तो सब छात्र शांत रहे, एक दूसरे को देखा, फिर अपना मन बनाया कि उठें। अंततः वे एक दूसरे के बाद उठे और धीरे धीरे मंच की ओर जाने लगे। लेकिन स्टैनिस्लॉवस्की ने उन्हें रोक दिया, कहा
कि मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपने ऊपर अधिकार कर लिया, लेकिन अपनी सक्रियता में इच्छा शक्ति का तुम्हारा यह प्रमाण मेरे प्रयोजन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। उनका जो बहुत धीरे धीरे सोचते हुए स्टेज पर जाना, वो उसका उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी इच्छा शक्ति का अभाव था, इसलिए आपने इतनी देर लगाई। तो फिर उसके बाद कहा कि मैं तुम्हें इस प्रकार की कलात्मक इच्छा जगाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें रंगमंच पर जाने को उत्सुक, उत्तेजना और जिजीविषा से परिपूर्ण देखना चाहता हूँ। क्या? उत्सुक, उत्तेजना और जिजीविषा से परिपूर्ण होने के बाद ही आप अभिनय के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। एक छात्र ने कहा, इस प्रसंग को लेकर आप हमसे कभी वह सब नहीं पा सकेंगे। स्टैनिस्लॉवस्की ने समझाने बुझाने को और कहने सुनने के बाद वे मंच पर गए तो अवश्य, लेकिन उनका प्रदर्शन आरंभिक दिनों जैसा था। वो स्टैनिस्लॉवस्की ने उन्हें समझाया, गाइड किया, उसके बाद वो मंच पर गए, लेकिन वहाँ पर भी वो उनके अभिनय में वो ताजगी नहीं थी। उनके अभिनय उनका बासी था, क्योंकि पहले वो उन चीज़ों से गुजर चुके थे, उसमें भी वो कुछ नया नहीं लेके आए। स्टैनिस्लॉवस्की ने जब उस प्रसंग का सुझाव दिया था तो छात्रों ने कोशिश की, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति जगाई, उनकी इच्छा शक्ति जगाई। वो अपनी प्रकृति में कलात्मक थी, उसने उनमें उत्साह भरकर सक्रिय बना दिया। स्टैनिस्लॉवस्की ने जानना चाहा कि उनकी रचनाशीलता को जगाने वाला तीसरा प्रेरक सूत्र कौन सा है, तो छात्रों ने जवाब दिया, आप। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। अगर ठीक से कहा जाए तो इसका श्रेय मन को जाता है। अभिनेता का मन भी यह कार्य कर सकता है। उसके मनोवैज्ञानिक जीवन में उनकी रचनाशील प्रक्रिया के लिए एक प्रेरणात्मक शक्ति बन सकता है। उन्होंने यह सिद्ध किया। दूसरा प्रेरक सूत्र या उत्प्रेरक मन है। या फिर उन्होंने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा कि क्या यह सत्य की चेतना और हमारे प्रति विश्वास पैदा कर सकता है? अगर ऐसा है तो किसी वस्तु पर विश्वास करना बस काफ़ी होगा। हमारी सारी रचनात्मक प्रवृत्तियां सक्रिय हो उठेगी। एक छात्र ने कहा, पहले हमें एक मानवीय आत्मा के जीवन की संरचना करना होगी, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं, और उसके बाद हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा, तब तो सत्य की चेतना वह सूत्र नहीं हो सकती जिसकी हम खोज कर रहे हैं। क्या उसे संप्रेषण के व्यापार तथा अनुयोजन में पाया जा सकता है? संप्रेषण के व्यापार, अपना संवाद बोलना और वो सब सारी भावनाओं को संप्रेषित करना दर्शकों को, या फिर अनुयोजन, पहले से ही सारी प्रक्रिया क्रमानुसार अपनी प्रक्रिया को जमा के उसके हिसाब से अनुसरण करना। तो उन्होंने क्या बोला कि पाया जा सकता है। फिर उन्होंने स्वयं कहा क्या कि अगर हमें संप्रेषण का व्यापार एक दूसरे के साथ चलाना है तो फिर हमारे पास आदान प्रदान के लिए विचार और भावनाएं होनी चाहिए। दूसरे छात्र ने कहा, इकाइयां और उद्देश्य, जो हम पिछले एपिसोड में हमारे बता चुके हैं। स्टैनिस्लॉवस्की ने व्याख्या करते हुए क्या कहा कि यह एक तत्व नहीं है, वह तो मन के भीतर जीवंत इच्छाएं और आकांक्षाएं जगाने के लिए की तकनीक पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, ये क्या है कि जो हमारी इकाइयां और उद्देश्य जब हम निर्धारित कर लेते हैं और पूरे नाटक को या पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और उसमें अपना वो देखना चाहते हैं कि हमारा जो किरदार क्या है, दूसरे लोगों का किरदार क्या है, वो सारा क्रमानुसार उसको हम जब रिहर्सल करते हैं तो वो अपने आप हमारे मन में वो एक चित्र बनता है, एक लाइन ऑफ एक्शन बन जाती है। तो अगर वे उत्कंठाएं या लालसाएं तुम्हारे रचनात्मक उपकरण को सक्रिय कर सकें तो और आध्यात्मिकता के साथ उसका निर्देशन कर सकें, तब निश्चय ही वे कर सकती हैं। कौन? इकाइयां या फिर उद्देश्य। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इस स्थिति में हमारा जो तीसरा प्रेरक सूत्र है, प्रेरणा सूत्र है, वह है उत्प्रेरक। वो उत्प्रेरक जो है वह है इच्छा शक्ति। आपकी जो विल पावर है, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, और विल पावर जब स्ट्रांग होती है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बुलंदी पे रहता है। और ये जो अभिनय है, चाहे वो फिल्म का हो चाहे आपका नाटक में हो, कॉन्फिडेंस बहुत मांगता है। बिना कॉन्फिडेंस के आप
अपने पात्र को, किरदार को अच्छी तरह नहीं निभा पाएंगे। तो ये अब इच्छा शक्ति जो है वो हमारे पास एक और सूत्र आ गया है, तीसरा प्रेरक सूत्र। फलस्वरूप हमारे पास अपने मनोवैज्ञानिक जीवन को गतिशील बनाने के लिए आगे बढ़ाने वाले 3 उत्प्रेरक, पहला भावनाएं, दूसरा कल्पना, तीसरा इच्छा शक्ति। कल्पना या मन, ठीक है, पहला क्या है, भावनाएं, दूसरा कल्पना और मन, और तीसरा है इच्छा शक्ति, जो हमारी आत्माओं के वाद्य यंत्र को तरंगित करेंगे। शरीर के वाद्य यंत्र को नहीं, आत्माओं के वाद्य यंत्र को। रचनात्मक कार्य में मन और इच्छा शक्ति की भी विशेष भूमिकाएं होती हैं, लेकिन भावनाओं के संबंध में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। स्टैनिस्लॉवस्की ने स्वीकार किया कि रचना के भावनात्मक पक्ष पर उनकी विशेष रुचि रही है और इसलिए वो भावनात्मक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। यह उन्होंने जानबूझकर इसलिए किया क्योंकि सामान्यतः भावनात्मक पक्ष को छोड़ देने का हमारा स्वभाव है। मित्रों, इस 23वें एपिसोड के पहले भाग को, जिसमें हमने आज चर्चा की स्टैनिस्लॉवस्की की आंतरिक प्रेरक शक्तियों के बारे में, हम यही समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। मैं चंद्रशेखर बिरतरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी से आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं फिर एक लंबे अंतराल के बाद, जिसमें हम आंतरिक प्रेरक शक्तियों के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।